मैं वीरेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, जेले कॉलेज। यह टॉपिक दरअसल एमए थर्ड सेमेस्टर के लिए और बीए फाइनल ईयर यानी ओल्ड कोर्स के लिए है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग दरअसल मुग़ल कालीन मनसबदारी पद्धति पर प्रकाश डालेंगे। मनसबदारी पद्धति जो पढ़ना है वो एमए थर्ड सेमेस्टर के EC2B पेपर के अंतर्गत भी पढ़ना है और बीए पार्ट थर्ड ओल्ड कोर्स बच्चों के लिए भी इसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनसबदारी पद्धति। मनसबदारी पद्धति को मुग़ल प्रशासन का एक इस्पाती ढांचा कहा जा सकता है। इसकी आरंभिक उत्प्रेरणा वास्तव में तो चंगेज़ खां की दशमलव प्रणाली से मिली हुई थी, परंतु अकबर ने इसे एक विलक्षण पद्धति के रूप में विकसित किया। मनसब का अर्थ होता है पद। पद मतलब जिस पद पे कोई अधिकारी आसीन होता है। मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी तथा सैन्य अधिकारी सभी को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया ताकि मुग़ल की एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था इजाद की जा सके, उसे मजबूती प्रदान की जा सके। मनसबदारी पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता था, जिसे जात और सवार कहा जाता था। पहली संख्या जात से मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और पदानुक्रम से उसकी हैसियत और स्थान निर्धारित होता था। दूसरी संख्या सवार से मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घोड़े और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी और इस सेना के रख रखाव के लिए जो राशि तय की जाती थी वो इसी के अंतर्गत थी। अर्थात जात और सवार के पद को ही विस्तारित रूप में मनसबदारी कहा जा सकता था। अर्थात किसी अधिकारी को मनसब प्रदान करना उसके व्यक्तिगत वेतन के साथ साथ उसकी पद एवं हैसियत एवं उसके अंतर्गत कितने घोड़े और घुड़सवारों की संख्या थी, इन सभी का बोध होता था। मनसबदारी पद्धति के माध्यम से सैन्य अधिकारियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा पहली बार किया गया। अकबर से पूर्व जागीर पहले प्रदान की जाती थी तथा उससे होने वाले आय का अनुपात में सशस्त्र टुकड़ियों की संख्या नियत की जाती थी। अर्थात जो जागीर जितना ही पैसा या राजस्व देता था, उसी के अनुपात में उसे सशस्त्र सेना की टुकड़ी या संख्या रखने की इजाज़त या उसे अधिकार दिया जाता था। अकबर ने यह शीघ्र अनुभव कर लिया कि एक सशक्त और सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए सुस्पष्ट नियमों पर आधारित एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की आवश्यकता है जिसे उमरा वर्ग को अपनी अधीनस्थ स्थिति तथा शासन के प्रति उत्तरदायी का बोध कराया जा सके एवं प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की योग्यता एवं कार्यकुशलता को प्राथमिकता दी जाए। अर्थात इस पद्धति के लाने के पीछे अकबर की एक दूरगामी महत्वाकांक्षी पहलू दिखाई पड़ता है, जिसके अधीन कहीं न कहीं वह उमरा वर्ग को उसके पद के प्रति उत्तरदायी बनाना तथा प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की योग्यता एवं कार्यकुशलता को मुख्य बिंदु बनाया जाए। 1595-96 में मनसबदारों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया। पहला, जिसके घुड़सवारों की संख्या जात के बराबर होती थी, प्रथम श्रेणी के मनसबदार कहे जाते थे। दूसरा, जिसके पास जात की संख्या के आधे या आधे से अधिक घुड़सवार होते थे, उन्हें
द्वितीय श्रेणी का मनसबदार कहा जाता था, और तीसरा जिनके घुड़सवारों की संख्या उनकी जात संख्या आधे से कम होती थी उसे तीसरी स्तर की या तीसरे श्रेणी के मनसबदार कहे जाते थे या कहलाते थे। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के अंतर्गत मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी, जिनमें 10 घुड़सवारों से लेकर 10,000 घुड़सवारों तक के नायक शामिल थे, परंतु अबुल फजल ने केवल 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि 33 श्रेणियां ही व्यवहारिक रूप में प्रचलित थी। सामान्यतः 5,000 या उससे अधिक जात रैंक का मनसब केवल रक्त संबंध के लोगों को ही दिया जाता था, परंतु कुछ महत्वपूर्ण मनसबदारों को भी वह स्तर प्राप्त हुआ था। उदाहरण के लिए अकबर के काल में राजपूत मनसबदार राजा मान सिंह और औरंगजेब के काल में सवाई जय सिंह और जसवंत सिंह को 7,000 जात एवं सवार रैंक की मनसबदारी प्राप्त हुई थी। यह एक इसका उदाहरण भी है। यद्यपि मनसबदार शब्द का प्रयोग सभी मनसब प्राप्त व्यक्तियों के लिए किया जा सकता था, यद्यपि लोक व्यवहार में केवल 10 से 500 तक का मनसब धारण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। 500 से 2500 तक के दर्जे धारण करने वाले को अमीर, 2500 से ऊपर दर्जे को अमीर-ए-उम्दा और अमीर-ए-आजम कहा जाता था। बाद में 1000 से नीचे के दर्जे सभी धारकों को मनसबदार कहा जाने लगा। सामान्य तौर पर सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था, परंतु विशेष परिस्थितियों में ऐसा संभव था। सशर्त पद्धति के तहत किसी भी मनसबदार के अंतर्गत घुड़सवारों की संख्या को अल्पकाल के लिए बढ़ाया जा सकता था। यह कार्य संकटकालीन स्थिति के लिए किया जाता था, अर्थात अगर किसी मनसबदार को कोई बड़ा दायित्व दिया जाता जिसे प्रचलित सैन्य क्षमता के आधार पर उसके द्वारा पूरा किया जाना संभव नहीं है, तो उसे मशरूत के तहत थोड़े काल के लिए अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की अनुमति दी जाती थी और उस खर्च को पूरा करने के लिए उसे अतिरिक्त जागीर भी प्रदान की जाती थी। फिर 2 अस्पा पद्धति के तहत भी सवार रैंक को और बढ़ाया जाना संभव हो सका। 2 अस्पा सी अस्पा जहांगीर के शासनकाल में लाया गया एक पद्धति थी, एक पद था। यह पद्धति जहांगीर के द्वारा वास्तव में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत किसी मनसबदार के जात रैंक को बढ़ाए बिना, ठीक है, किसी मनसबदार को जात रैंक को बढ़ाए बिना उसके अंतर्गत रखे जाने वाले सवारों की संख्या को बढ़ाया जा सकता था। तो यह बात एक समझने वाली है। जागीरदारी व्यवस्था आवश्यक रूप से मनसबदारी पद्धति से संबंधित थी। यद्यपि कुछ मनसबदारों को नगद वेतन दिया जाता था और वे मनसबदार नकदी मनसबदार कहलाते थे, परंतु बड़े मनसबदारों का वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। इसे जागीर-ए-तनख्वाह के नाम से मुगल काल में या इतिहास में जाना जाता है। जागीर-ए-तनख्वाह भूमि का आवंटन नहीं बल्कि राजस्व का आवंटन था। मनसबदारों को व्यक्तिगत तनख्वाह तथा सवारों का खर्च जमादामी के रूप में निर्धारित किया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों से अनुमानित राजस्व को जमा या जमादानी कहते थे, क्योंकि इसका दाम के रूप में उस दौर में आकलन किया जाता था। अतः अब यही नहीं प्रश्न उपस्थित होता है कि इक्तादारी एवं जागीरदारी पद्धति में क्या अंतर है। हम उपयुक्त दोनों के बीच के बिंदुओं को
बिंदुओं पर स्पष्ट कर चुके हैं। प्रथम, इक्तदारी पत्ती में मुक्ति अथवा बली, बली मतलब प्रांतीय अधिकारी को बली कहा जाता था, को प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किया जाता था, परंतु जागीरदारी ओब्लिक मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों को प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बार बार पूछा जाता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो जागीरदारी और मनसबदारी पद्धति के अंतर्गत मनसबदारों को प्रशासनिक किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं था, वरन उसे राजकीय नियमों के अनुरूप केवल प्राधिकृत राजस्व वसूलने का अधिकार था। दूसरे, इक्तदारी व्यवस्था के अंतर्गत मुक्ति अथवा बलि से अपेक्षा की जाती थी कि वह वसूले गए राजस्व के एक भाग से अपने प्रशासनिक और सैनिक खर्च को पूरा करे तथा फाजिल रकम केंद्रीय खजाने से में प्रेषित करे, अर्थात जो रकम बच जाती है या जो रकम बचती है उस रकम को केंद्रीय खजाने में उसको भेज दे। जबकि जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार के बचे हुए रकम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अतिरिक्त जागीर के भी कई प्रकार होते थे। वेतन के रूप में दी गई जागीर को जागीर या तनख्वाह के रूप में जाना जाता था। किसी भी व्यक्ति को दी गई सशर्त जागीर को मशरूत जागीर कहा जाता था। पद और कार्य से रहित जागीर को इनाम जागीर कहा जाता था। हिंदू जमींदारों तथा स्वायत्त शासकों को जब अपने केंद्रीय जागीर के रूप में दिए जाते थे तब उन्हें वतन जागीर कहा जाता था। तनख्वाह जागीर का प्रत्येक 3-4 साल पर स्थानांतरण होता था, परंतु वतन जागीर आनुवंशिक और अहस्तांतरणीय होती थी। अगर किसी राजपूत शासक का वेतन वतन जागीर से कम होता था तो उसे पूरक के रूप में जागीर या तनख्वाह भी प्रदान किया जाता था। इसके उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। अब हम मनसबदारी व्यवस्था के सबल पक्ष पर विचार करेंगे तथा इस बात का भी परीक्षण करेंगे कि इसका प्रेरक कारक क्या थे। मनसबदारी व्यवस्था मुगल शासकों के अंतर्गत केंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण बन गया। अकबर से पूर्व भी अमीरों से अपने अंतर्गत एक सैनिक टुकड़ी रखे जाने की अपेक्षा की जाती थी, परंतु अमीरों को जागीर के रूप में भूमिखंड पहले ही भी प्राप्त हो जाता था। तत्पश्चात उसकी आर्थिक क्षमता को देखते हुए उसके सैनिक दायित्व निर्धारित किए जाते थे, जिसे सामान्य रूप में जागीर प्रथा या जागीरदारी प्रथा कहते हैं। इस व्यवस्था में अमीरों को बहुत अधिक शक्ति और अधिकार प्राप्त होते थे। अकबर ने मनसबदारी पद्धति के माध्यम से इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। उसने सर्वप्रथम अमीरों के दायित्व निर्धारित किए और फिर उसके दायित्व के आधार पर जागीर के रूप में उनकी तनख्वाह को निश्चित किया। साथ ही जागीर भूमि को राजकीय अधिकारी के निरीक्षण में रखा गया। इस प्रकार की पद्धतियों की तुलना में मनसबदारी पद्धति में केंद्रीकरण के तत्व कहीं अधिक प्रबल दिखाई पड़ते हैं। जागीर या तनख्वाह के अतिरिक्त वतन जागीर के संदर्भ में भी यह केंद्रीकरण का तत्व परिलक्षित करता है। यद्यपि वतन जागीर राजपूत कुलीन को वंशानुगत रूप में प्राप्त हुआ था, परंतु राजपूत राज भी मुगल प्रशासनिक ढांचे में शामिल किए गए थे। स्वायत्त राजाओं के राज्यों को सरकारों और परगने के रूप में सूबे में भी शामिल कर लिया गया था। उदाहरण के लिए मेवाड़ सरकार चित्तौड़ में शामिल थी। कोटा का उल्लेख रणथंभौर सरकार के परगने के रूप में हुआ है तथा जयपुर सरकार अजमेर का एक परगना थी। उसी प्रकार राजाओं के पुश्तैनी इलाकों को वेतन या वतन जागीर की कोटि में लाने का एक लाभ यह हुआ कि इससे वे इलाके भी उन्हीं शाही नियमों और विनियमों के नियंत्रण में होने लगे जिन्हें जागीर भूमि नियंत्रित, जिससे
जागीर भूमि नियंत्रित होने लगे, अर्थात राजपूत कुलीन जो वंशानुगत प्राप्त राज्य थे उनको कहीं न कहीं समेट दिया गया, एक दूसरे से मिलाकर उस पर भी इस तरीके के नियंत्रण, इस तरह के केंद्रीकृत सत्ता को थोपने का प्रयास किया गया। दूसरे मनसबदारी या जागीरदारी के माध्यम से अकबर ने ग्रामीण कुलीन वर्ग पर मुगल नौकरशाही को आरोपित कर दिया। वस्तुतः सल्तनत काल से ही राज्य और हिंदू कुलीनों के बीच संबंधों की समस्या राज्य की एक प्रमुख समस्या रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू कुलीन स्थापित थे। अकबर के काल में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, जैसा कि अबुल फजल ने का मानना है कि जमींदारों के पास लगभग 44 लाख सैनिक थे। इसी तथ्य से जागीरदारों की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही वजह है कि अकबर ने मुगल नौकरशाही को भूराजस्व की वसूली में निहित स्वार्थ बना दिया, अर्थात राज्य यह मानता था कि जागीरदार और फौजदार की संयुक्त शक्ति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उपद्रवी जमींदारों को दबाए रखना संभव होगा। उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त मनसबदारी या जागीरदारी पत्ती को लागू करने के पीछे कुछ अन्य प्रकार के उद्देश्य भी थे। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे एक उद्देश्य यह था कि शाही सेवा में दक्ष और अनुशासित व्यक्तियों को लाया जा सके। इसी प्रकार इसके पीछे एक अन्य उद्देश्य यह था कि सरकार पर भूराजस्व प्रशासन का जो भारी बोझ था वह हल्का हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी। फिर अगर सैनिक दृष्टि से देखा जाए तो इस माध्यम से एक मिश्रित सेना का गठन संभव हो सका। इस सेना में ईरानी, तुरानी, राजपूत सभी शामिल थे। वस्तुतः राज्य मनसबदारों की नियुक्ति करता था, जबकि मनसबदार अपने सवारों की नियुक्ति करने में स्वतंत्र थे। परंतु इस तस्वीर का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि मनसबदारी या जागीरदारी पत्ती के कई दुर्लभ पक्ष भी सामने नजर आते हैं। अगर सैनिक दृष्टि से देखें तो मनसबदारों को रेजिमेंटों में विभाजित किए बिना किसी विभिन्न ग्रेडों में विभाजित कर दिया गया था। यद्यपि व्यवहार में बड़े मनसबदारों के अधीन कुछ छोटे मनसबदार होते थे, परंतु औपचारिक रूप में सभी मनसबदार एक दूसरे से स्वतंत्र थे तथा सीधे बादशाह के प्रति उत्तरदायी थे। यही नहीं, इस पत्ती में सेना की निष्ठा मनसबदारों के प्रति होती थी, बादशाह के प्रति नहीं। अर्थात सेना मुख्य रूप से बादशाह के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर बल्कि अपने मनसबदार के प्रति उत्तरदायी होता था, जो कहीं न कहीं कालांतर में मुगल साम्राज्य के विघटन का एक प्रमुख कारण बनकर सामने आता है। आगे चलकर यही मनसबदार एक स्वतंत्र राज्य में अस्तित्व में बदल जाते हैं और अपने आप को कहीं न कहीं स्वतंत्र और विभिन्न प्रकार के केंद्रीय सत्ता से अलग रखने का प्रयास करने लगते हैं। इस कड़ी में मिश्रित प्रकार की सेना का युद्ध में तालमेल बनाए रखना कठिन था, क्योंकि अलग अलग मूल के सैनिकों के तौर तरीके और युद्ध तकनीकी भी अलग अलग होती थी। फिर भी अगर मनसबदारों पद पर की गई पूरी राशि का आकलन किया जाए तो 1595 में शाही राजस्व का लगभग 3/4 भाग मनसबदारों के मद में जाता था। अर्थात पूरे राजस्व का, मुगल प्रशासन के राजस्व का 1595 में एक आकलन किया गया, जिसके आधार पर शाही राजस्व का लगभग 3/4 भाग मनसबदारों के मद यानी हिस्से में जाता था। राज्य के राजस्व का यह भारी अफवाह था। यह अफवाह दूरगामी निकला, क्योंकि यह धन केवल सशस्त्र सेना की व्यवस्था के मद में ही व्यय होता था, उत्पादन में उसका कोई उपयोग नहीं था। इस प्रकार मनसबदारों या जागीरदारी पत्ती के अंतर्विरोध सबसे अधिक प्रशासनिक क्षेत्र में उजागर हुए।
जैसा कि हमने देखा है कि जागीरदारी पत्ती के माध्यम से मुगल नौकरशाही को ग्रामीण कुलीनों पर आरोपित कर दिया गया, परंतु आगे चलकर राज्य, जागीरदार तथा किसान के हित आपस में टकराने लगे। यह टकराहट दिनों दिन बढ़ते चली गई और जागीरदारी पत्ती के इस अंतर्विरोध ने जागीरदारी संकट के रूप में स्थान ले लिया। अब हम यहाँ जागीरदारी संकट के विशेष स्वरूप को भी प्रकाश में डालेंगे, स्वरूप पर भी प्रकाश डालेंगे। मनसबदारी या जागीरदारी पत्ती की स्थापना के आरंभिक काल से ही जमा दामी अर्थात राजस्व निर्धारण तथा हासिम दामी अर्थात राजस्व वसूली के बीच अंतर पड़ने की समस्या दिखाई देने लगी। वस्तुतः निर्धारित आय अथवा जमा तथा वास्तविक आय अथवा हासिल एक दूसरे से के लिए अत्यधिक निकट हो, इसके लिए कई शर्तों का होना अति आवश्यक है। प्रथम, राजस्व की मांग वास्तविकता पर आधारित हो। दूसरा, जागीरदार फौजदार की सहायता से जमींदारों से जो हथियार बंद होते थे तथा प्रायः जो जाति कुल के आधार पर भूस्वामी कृषकों से जुड़े होते थे, निर्धारित भूराजस्व वसूल करने का सामर्थ्य हो। अर्थात यह समस्या तुरंत आने लगी, कुछ ही समय बाद आने लगी जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम में, कि जमादारी जो राजस्व का निर्धारण करता था और हासिल दामी जो राजस्व की वसूली करता था, उन दोनों में निरंतर कंट्रोवर्सी, निरंतर मतभेद बढ़ते चले गए और यह मतभेद बड़े पैमाने पर आगे देखने को मिलता है। मनसबदारी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण समस्या सामने उभर कर आती है कि मनसबदारों का वेतन का आकलन वर्ष के आधार पर न करके बल्कि महीने के आधार पर किया जाने लगा। उदाहरण के लिए, अगर आय 1/4 होती थी तो इसे सिमाहा अर्थात तिमाही कहा जाता था। इसका अर्थ यह है कि मनसबदारों को वर्ष भर का वेतन न प्राप्त होकर क्रमशः 6 महीने या 3 महीनों का ही वेतन प्राप्त होता था। फिर भी उसी के अनुरूप उससे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने सैनिक दायित्व को कम कर ले। इन सभी बातों का प्रभाव मनसबदारों की सैन्य क्षमता पर पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि मनसबदार आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय जमींदारों को काबू पाने के लिए स्थानीय फौजदारों पर और अधिक निर्भर होते चले गए। इससे मुगलों की जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी वो कमज़ोर हुई और विभिन्न प्रकार की समस्याएं निरंतर आते चली गई। इन सबों के अतिरिक्त जब यह व्यवस्था अर्थात मनसबदारी व्यवस्था दक्कन के क्षेत्रों में लागू किया गया तो और यह स्थिति और वहाँ संकटपूर्ण हो गई। दक्कन की परिस्थितियाँ भिन्न थी और स्थानीय जमींदार निरंतर चले रहे लड़ाई झगड़ों का इस्तेमाल अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया करते थे। भीमसेन कहता है कि जब जमींदारों का रवैया ऐसा है तो एक दाम या दिरहम भी जागीरदारों तक पहुंचना कठिन है। इसका सीधा प्रभाव जागीरदारों और फौजदारों की सैन्य शक्ति पर पड़ा। जागीरदारों और फौजदारों की उपलब्ध सैन्य शक्ति के अभाव के बारे में भीमसेन आगे लिखते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राम सिंह हाड़ा, दलपत बुंदेला और जय सिंह कछवाहा को छोड़कर जिनके अपने वतन थे, वतन मतलब जागीर अपने वतन थे, जो भी मनसबदार 1000 से ज़्यादा और सवार नहीं रखता था। इस प्रकार बदलती हुई परिस्थितियों में जोर ए तलब जागीरदारों की संख्या बढ़ती चली गई और अच्छे आमदनी वाले जागीरदारों की संख्या कम होती चली गई। वहीं दूसरी तरफ राज्य का निजी खर्च भी निरंतर बढ़ता ही रहा।
यही वजह है कि जागीर भूमि में विस्तार के साथ साथ खालिसा की आमदनी में भी वृद्धि करने की जरूरत पड़ रही थी। इसी क्रम में आधिकारिक सैर हासिल जागीर खालिसा भूमि के लिए सुरक्षित की जाने लगी। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त जागीर प्रथा में बढ़ते हुए अंतर्विरोध को बेजागिरी के रूप में भी देखा जा सकता है, अर्थात जागीर प्राप्त करने वाले लोगों को देने के लिए पर्याप्त संख्या में जागीरों की अनुपलब्धता की स्थिति ने इसे और अधिक भी गंभीर बना दिया। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा की विजय के पश्चात नए मनसबदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी। फिर भी अमीरों के दबाव के कारण मीर बख्शी रहुल्ला खां बादशाह के पास नई नियुक्ति के कागजात पेश करता रहा। उसका कहना था कि साम्राज्य में 7 सल्तनतों के क्षेत्र शामिल है, अतः इतने बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद खानज़ादा मौजूद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनसबदारी पद्धति जो कभी मुग़ल शासन की या मुग़ल प्रशासन की सबल रीढ़ थी, आगे राज्य के मूल ढांचे में एक विकट कील की तरह साबित हुआ, जो कहीं न कहीं केंद्रीकृत और विस्तारित मुग़ल साम्राज्य को तहस नहस करने में भरपूर सहयोग किया, उसे पतन पर ले जाने में भरपूर सहयोग किया।